मंत्री चाणक्य, ये क्या हो रहा है? हमारे राज्य के सबसे धनी व्यापारी जिनके पास पीढ़ियों से धन था, अचानक कंगाल हो रहे हैं। उनकी तिजोरियां खाली मिल रही हैं, पर कोई चोरी का निशान नहीं। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने राज्य के कोने कोने में छानबीन की है, हर घर, हर बाजार में, पर कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है महाराज, या कोई ऐसी कला जो हमारी समझ से परे है। ये हमारे राज्य की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। महाराज, हमें अपनी सेना को सतर्क कर देना चाहिए। ये किसी शत्रु राज्य की गुप्त चाल भी हो सकती है। वो हमें भीतर से कमजोर कर रहे होंगे। मुझे आक्रमण का आदेश दीजिए। नहीं सेनापति अमर, ये युद्ध जैसा कुछ नहीं लगता। इसमें कोई रक्तपात नहीं, कोई सीधा हमला नहीं। ये एक गहरी पहेली है, एक ऐसी गूथी जिसे हमें अपनी बुद्धि से ही सुलझाना होगा। मैं एक घोषणा करूंगा, एक ऐसी घोषणा जो शायद किसी को चौंका दे। कैसी घोषणा महाराज? क्या कोई नया नियम या फरमान? मैं एक अजीब शर्त रखूंगा मंत्री चाणक्य। एक ऐसी शर्त जो हिम्मत वालों को चुनौती देगी और लालचियों को डराएगी। जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा और मुझे ये बताएगा कि ये धन कहाँ से जा रहा है, उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा और उसे अपना वारिस घोषित कर दूंगा। महाराज, आधा राज्य और अपना वारिस भी? ये तो बहुत बड़ी शर्त है महाराज। क्या आप सचमुच ऐसा करेंगे? क्या ये बुद्धिमानी है? महाराज, ये शर्त तो बहुत अजीब है। क्या इससे कोई लालची और धूर्त व्यक्ति इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? कहीं कोई झूठा दावा ना कर दे। अरे हाँ चाणक्य, यही तो। ये शर्त अजीब है, पर मुझे विश्वास है कि इससे ही सच्चा और योग्य व्यक्ति सामने आएगा और राज्य के धन के गायब होने का रहस्य 3 दिनों में सुलझाएगा। उसे आधा राज्य और वारिस पद मिलेगा। यदि वो असफल होता है तो उसे अपने शरीर का एक अंग गंवाना होगा। ये शर्त लालची और झूठे लोगों को रोकने के लिए ही है। एक अंग? महाराज, ये तो बहुत कठोर शर्त है। भला कौन अपनी जान की बाजी लगाएगा? महाराज, मुझे लगता है ये बहुत जोखिम भरा काम है। कोई भी, मुझे नहीं लगता, इस शर्त को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा। यह तो एक तरह से मृत्यु दंड है। मुझे ऐसा ही चाहिए, तभी तो सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति सामने आएगा। मुझे इस राज्य को ऐसे लोगों से बचाना है जो लालच में अंधे होकर अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। इस शर्त की घोषणा पूरे राज्य में ढोल पीट पीट कर दो। राजा की अजीब शर्त की घोषणा पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। धनी व्यापारियों और तथाकथित बुद्धिमान लोगों ने माथा पकड़ लिया। कोई भी इतनी बड़ी शर्त को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक अंग गंवाने का डर बहुत बड़ा था। ऐसे में गांव के एक गरीब पर साहसी युवक अर्जुन ने ये शर्त स्वीकार करने का फैसला किया। सुना है राज्य में राजा ने कैसी अजीब शर्त रखी है। एक अंग गंवाने का जोखिम कौन लेगा? हमारे गांव से तो कोई नहीं आएगा। आधा राज्य तो ठीक है, पर अपने जान को जोखिम में कौन डालेगा? मेरे पास तो वैसे भी बहुत धन है। मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूं? अरे तुम्हें क्या पता धनालाल, कब तुम्हारा धन भी गायब हो जाए तब यह शर्त तुम्हें बड़ी लगेगी। माँ, मैंने राजा की शर्त सुनी है। मैं ये शर्त स्वीकार करूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? ये जानलेवा शर्त है। तुम अपने अंग गंवाने का जोखिम क्यों लोगे? हम तो वैसे भी गरीब हैं, कम से कम जिंदा तो है। माँ, हम गरीब हैं, खोने को सिर्फ ये झोपड़ी है,
अगर मैंने रहस्य सुलझा लिया तो हमारे और राज्य के गरीबों की तकदीर बदल जाएगी। असफल हुआ तो भी कोशिश करूंगा, कायर नहीं बनूंगा। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। पर बेटा, अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम मेरी इकलौती संतान हो, मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ, मुझे अपने दिमाग पर भरोसा है और मैं अपने राजा की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस रहस्य के पीछे कोई साधारण चोर नहीं है, कोई बड़ी बात है। मुझे राजा के दरबार में जाने की तैयारी करनी होगी। आशीर्वाद दो माँ। जहाँ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भगवान तेरी रक्षा करे। अर्जुन ने हिम्मत करके राजा विक्रमादित्य के दरबार में प्रवेश किया। वो एक साधारण सा युवक था जिसने कभी दरबार का मुंह नहीं देखा था। उसने शर्त स्वीकार करने की घोषणा की। राजा विक्रमादित्य, मंत्री चाणक्य और सेनापति अमर उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना साहसी हो सकता है। अच्छा, तो तुम हो वो साहसी युवक जिसने मेरी अजीब और कठोर शर्त स्वीकार करने की हिम्मत की है। क्या तुम मेरी शर्त को पूरी तरह से समझते हो युवक? तुम्हें पता है इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? हाँ महाराज, मैं आपकी शर्त को पूरी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। मैंने ये फैसला सोच समझकर ही लिया है। युवक, क्या तुम्हें पता है ये रहस्य कितना गहरा है? राज्य के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी लोग भी इसे नहीं सुलझा पाए। बड़े बड़े व्यापारी भी डर से चुप बैठे हैं। तुम कैसे करोगे? मंत्री जी, मुझे लगता है कि कभी कभी सबसे गहरे रहस्य का जवाब शायद उतना ही सरल हो सकता है जितना ये रहस्यमय लगता है। हमें बस सही दिशा में देखने की जरूरत है। मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करूंगा। तो ठीक है युवक, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हें ये रहस्य सुलझाना होगा कि राज्य का धन कहाँ गायब हो रहा है, और तुम्हें उसका कारण भी बताना होगा। याद रखना युवक, अगर तुम 3 दिनों में रहस्य नहीं सुलझा पाए तो तुम्हें अपनी शर्त निभानी होगी। कोई रियायत नहीं मिलेगी। दरबार में सैकड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। मुझे मंजूर है महाराज, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन ने अपनी पड़ताल शुरू की। उसने पहले दिन गांव-गांव घूमा। उस दिन धनी व्यापारियों से मिला जो गरीब हो गए थे और उनकी कहानियां सुनी। उसने पाया कि सभी व्यापारियों की एक बात समान थी। वे सब अपनी दौलत को छिपाते थे और किसी को बताते नहीं थे। ये उनकी लालच का एक हिस्सा था। सेठ जी, आप इतने धनी थे, आपके पास इतना बड़ा व्यापार था, आपका सारा धन कहाँ चला गया? क्या कोई चोर आया था? मुझे खुद नहीं पता युवक। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरा सारा धन गायब था। तिजोरियां खाली थी, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने रात में कोई आवाज नहीं सुनी। और आपने अपने धन को कहाँ रखा था? क्या आपने किसी को इसकी जानकारी दी थी? कोई भी मित्र या रिश्तेदार? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं तो उसे अपने घर में ही सबसे सुरक्षित जगह पर तहखाने में छिपा कर रखा था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। अर्जुन ने कई और व्यापारियों से बात की, जिनमें राय बहादुर सुखिया भी शामिल था। हर बार उसे यही जवाब मिला, कोई चोर नहीं था, कोई डकैती नहीं हुई थी, बस धन अचानक गायब हो रहा था। उसे लगा कि ये चोरों का काम नहीं है, कुछ और है। ये चोरों का काम नहीं हो सकता। कोई चोर बिना निशान छोड़े इतनी बड़ी मात्रा में धन तो नहीं लेकर जा सकता है। और कोई भी व्यापारी ये नहीं कर रहा कि उनके घर का कोई दरवाजा टूटा था। गंगा, ये कुछ ऐसा है जो धनवान लोगों के साथ ही हो रहा है, और वो सब अपना धन छिपाते थे। तो क्या ये कोई शाप है अर्जुन? मुझे नहीं लगता। मुझे कुछ और सोचना होगा। दूसरे दिन
अर्जुन ने उन स्थानों का दौरा किया जहाँ से धन गायब हुआ था। उसने देखा कि उन सभी घरों में एक बात समान थी। उनके घरों के मुख्य द्वार के पास एक विशेष प्रकार का दुर्लभ पौधा लगा हुआ था। ये पौधा बहुत सुंदर था। उसकी पत्तियां चमकीली थी और उसकी खुशबू मोहक थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। मुखिया जी, ये कैसा पौधा है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो बड़ा अजीब लगता है। ये एक नया पौधा है युवक। इसे धन खींचने वाला पौधा कहते हैं। कहते हैं ये बहुत शुभ होता है और घर में धन को आकर्षित करता है। आजकल सभी धनी लोग इसे अपने घरों में लगा रहे हैं। इसे एक अजनबी व्यक्ति ने कुछ साल पहले यहाँ बेचा था। धन को आकर्षित करता है या धन को खींचता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। अर्जुन ने पौधे की जानकारी जुटाई और पाया कि ये परजीवी पौधा हवा से नमी और पोषक तत्व खींचता है। उसे एक अजीब सा विचार आया जो उसे रहस्य सुलझाने के करीब ले गया। ये पौधा हवा से नमी खींचता है, तो ये धन से भी कुछ खींच सकता है क्या? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई वास्तविक शक्ति है? अर्जुन ने महल के पास सुनसान जगह पर कुछ दिन बिताए, जहाँ से वह व्यापारियों के घरों पर नजर रखता था। उसने देखा कि एक अजनबी हर रात एक निश्चित समय पर एक अजीब थैले के साथ आता और एक दुर्लभ पौधे के पास रुकता। ये कौन है और हर रात इतनी देर यहाँ क्या करता है? इसका इस पौधे से क्या संबंध है? अर्जुन ने अगली रात अजनबी का करीब से पीछा किया। वो धनी व्यापारियों के घर में जाता जहाँ से धन गायब था। वो दुर्लभ पौधों के पास रुकता और थैले से कुछ निकालता। ये क्या कर रहा है? ये पौधों के पास क्या रखा है? ये कोई साधारण आदमी नहीं लगता। अर्जुन ने देखा कि अजनबी पौधों के पास चमकीली चीजें रखता था, जिससे पौधे तेजी से चमकने लगते। उसी वक्त अजनबी के थैले में अदृश्य रूप से पैसे भरने लगते। ये तो जादू है। वो उन पौधों को कुछ दे रहा है और बदले में पौधे उसे धन दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। अर्जुन ने चुपके से एक अजनबी को महल के गुप्त कमरे तक पीछा किया और रहस्य सुलझाने का यकीन होने पर राजा के दरबार की ओर भागा। तीसरे दिन वो राजा विक्रमादित्य के सामने पहुंचा, जहां राजा चाणक्य और सेनापति अमर उत्साहता वो चिंता से उसे देख रहे थे। राजा ने रहस्य बताने को कहा। तो युवक, क्या तुम रहस्य सुलझा पाए? 3 दिन पूरे हो चुके हैं। सच बताना, कोई चालबाजी नहीं चलेगी। हाँ महाराज, मैंने रहस्य सुलझा लिया है। राज्य का धन चोरी नहीं हो रहा है, बल्कि उसे एक विशेष तरीके से हस्तांतरित किया जा रहा है। हस्तांतरित? किसे और कैसे? कौन कर रहा है ये सब? महाराज, ये सब उन दुर्लभ पौधों का काम है जिन्हें धनी व्यापारी ने अपने घरों में लगाया है। वो पौधे सिर्फ सुंदर नहीं हैं, बल्कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को सोखते हैं। हाँ, ये वही ऊर्जा है जो उनके धन से निकल रही है। ऊर्जा? कैसी ऊर्जा? और धन से ऊर्जा कैसे निकल सकती है? क्या तुम हमें कोई कहानी सुना रहे हो? महाराज, उस ऊर्जा को निकालने के लिए एक अजनबी व्यक्ति हर रात इन पौधों के पास आता है। वो व्यक्ति एक ऐसा अजीब यंत्र लेकर आता है जो इन पौधों में छिपी ऊर्जा को ठोस चांदी या सोने में बदल देता है, और बदले में वो व्यक्ति उन पौधों को कुछ खास चमकीले पत्थर देता है जो उन पौधों को और अधिक ऊर्जा खींचने की शक्ति देते हैं। ये एक प्रकार का लेन देन है। क्या ये कैसे संभव है? ये तो जादू से भी बढ़कर है। तुमने उस व्यक्ति को देखा है? हाँ महाराज, मैंने उस व्यक्ति को देखा है। वह व्यक्ति अभी इस महल में ही है, एक गुप्त कमरे में। तभी दरबार में वही अजनबी व्यक्ति चुपचाप अंदर आता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे बुलाया जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसके हाथ में वही रहस्यमय थैला है। राजा और सभी दरबारी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। महाराज, ये युवक सच कह रहा है।
मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इन पौधों का रहस्य जानता हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम कौन हो? तुमने हमारे राज्य को लूटा है। महाराज, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं यहाँ अपनी कहानी बताने आया हूँ और मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं एक प्राचीन सभ्यता का आखिरी वंशज हूँ जिनके पास ये ज्ञान था। सिद्धार्थ ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी सभ्यता सदियों पहले इन पौधों का उपयोग करके धन उत्पन्न करती थी, लेकिन लालच के कारण उनकी सभ्यता नष्ट हो गई थी और वे सब एक दूसरे को मार बैठे। सिद्धार्थ अकेला बचा था, अपनी सभ्यता के विनाश का गवाह। महाराज, मेरे पूर्वजों ने इन पौधों का उपयोग धन उत्पन्न करने और समृद्धि लाने के लिए किया था, लेकिन लालच इतना बढ़ गया कि लोग धन के लिए एक दूसरे को मारने लग गए। वो अपने ही भाइयों के दुश्मन बन गए। हमारी महान सभ्यता उसी लालच के कारण नष्ट हो गई। मैं यहाँ इन पौधों के रहस्य को हमेशा के लिए छिपाने आया था ताकि कोई और सभ्यता इस लालच में ना फंसे। पर मैंने देखा कि आपके राज्य में भी लोग लालच में अंधे होकर इन पौधों को लगा रहे थे, बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं। तो तुम इन व्यापारियों से उनका धन छीन रहे थे ताकि उन्हें सबक सिखा सको। ये तो तुमने अपने हाथों में कानून ले लिया था। हाँ महाराज, मैं उन्हें यह दिखाना चाहता था कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह धन सिर्फ एक भ्रम था, एक मोह माया जो उन्हें बर्बाद कर रहा था। मैं उन्हें उनकी लालच की सजा देना चाहता था। लेकिन तुम तो चोर कहलाओगे सिद्धार्थ, तुम्हें कानून के हवाले किया जा सकता था। मुझे पता है मंत्री जी, पर मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस उन्हें लालच से बचाना चाहता था और अपनी सभ्यता की गलती को दोहराने से रोकना चाहता था। मुझे लगा यही सही तरीका है। राजा विक्रमादित्य ने सिद्धार्थ को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने समझा कि सिद्धार्थ का इरादा गलत नहीं था, पर उसका तरीका गलत था। राजा ने अर्जुन की ओर देखा, जिसने बिना किसी लालच के इस रहस्य को उजागर किया था। अर्जुन, तुमने रहस्य सुलझाया है। मेरी शर्त के अनुसार राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारा है और तुम मेरे वारिस हो। महाराज, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस राज्य के गरीब लोग कभी भूखे ना रहें। क्या तुम्हें आधा राज्य नहीं चाहिए? कोई और होता तो इसे तुरंत झपट कर मार लेता। महाराज, मैंने इस रहस्य को सुलझाया क्योंकि मैं न्याय चाहता था। मुझे लगा था कि सिद्धार्थ को सजा देने के बजाय हमें उसके ज्ञान का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। और उन धनी व्यापारियों को सबक सिखाना चाहिए कि लालच का क्या अंजाम होता है। ये युवक सचमुच बुद्धिमान है महाराज। ये सच्चा और निस्वार्थ है। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ को सजा नहीं दी, बल्कि उसे राज्य के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक घोषित किया। राजा ने सिद्धार्थ से उस पौधों के रहस्य को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहा, ताकि उनका उपयोग राज्य के विकास और समृद्धि के लिए किया जा सके, लालच के लिए नहीं। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे इरादे नेक थे, पर तरीका गलत था। अब तुम अपने ज्ञान का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करोगे। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि इस ज्ञान का कभी दुरुपयोग ना हो। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस ज्ञान का उपयोग केवल राज्य के कल्याण के लिए ही करूंगा। अर्जुन ने अपनी शर्त के अनुसार राजा से कुछ भी नहीं लिया। उसने राजा से केवल यही निवेदन किया कि उन धनी व्यापारियों को सबक सिखाया जाए कि लालच अच्छा नहीं होता और उनका धन गरीबों में बांट दिया जाए। राजा ने उन व्यापारियों को दंडित किया और उनका धन गरीबों में बांट दिया, जिससे राज्य में समानता आई। अर्जुन, तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। तुम सच्चे और नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ और तुम इस राज्य के भविष्य हो। महाराज,
मैं आपकी और इस राज्य की सेवा करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। राजा विक्रमादित्य, मंत्री चाणक्य, सेनापति अमर, अर्जुन और सिद्धार्थ ने मिलकर राज्य में एक नया युग शुरू किया। सिद्धार्थ ने पौधों के रहस्य का उपयोग राज्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न व कृषि तकनीकें और नई चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने में किया, जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से राज्य में न्याय और समानता स्थापित की, जिससे हर नागरिक खुश था। मेरे बेटे, मुझे तुम पर कितना गर्व है। तुमने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद और राजा के विश्वास का परिणाम है। राजा की अजीब शर्त की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो हर पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी थी। ये हर किसी को सिखाती है कि सच्चा धन लालच में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय, निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे के प्रति प्रेम में निहित है। राजा का न्याय और अर्जुन की निस्वार्थता ने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जहां हर कोई खुश और समृद्ध था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।